जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में क्राइटेरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 का पहला सेट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहा गया है अधीनस्थ विधान पर समिति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो कह रहा है आपका जो 300वां संविधान है ये किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है 300वां अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि मतलब हुआ एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिया गया संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा और कानून द्वारा स्वशासित प्रक्रिया, इन सभी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में देख लें तो इसमें कह रहा है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे आपको एस.ए. आनंद 1990 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ग्रामीण खेल, पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी शिक्षा, ये सभी जो है संबंधित हैं आपको 11वीं अनुसूची से, परंतु ग्रामीण खेल जो है इससे संबंधित नहीं है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें बताया गया आपको कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज इसमें जो है 98 और 96 और 104 जो है ये सभी की जो है मांग इसमें की जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको कह रहा है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को जो है प्रारंभ किया गया था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, इसमें आपको राज्य विधान परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है डी, जो है उद्योगपति। स्थानीय निकायों और पंचायतों से चुने जाते हैं, शिक्षक से चुने जाते हैं और स्नातक से चुने जाते हैं, परंतु उद्योगपति से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भारतीय संविधान में जो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नीति आयोग से संबंधित रहेगा। जो नीति कार्यान्वयन जो है इससे संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में आपको भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के बारे में जो यहाँ कथन दिया गया है इसके बारे में आपको बताना। पहला है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो एक गलत है। वित्त आयोग जो है सांविधिक नहीं संवैधानिक निकाय है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ये सही बात है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है जो फाइनेंस बिल का जो है किया गया है, ये सही है। और तीसरा में कह रहा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्राकृत में केवल सलाहकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 1 और जो है 2 और 3 होगा, वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि है आपको ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें देखिए ऑप्शन दिया गया 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6ठी कक्षा के सभी छात्र और 7वीं कक्षा के सभी छात्र और 8वीं कक्षा के सभी छात्र। तो इन सभी को जो है ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है जो आपको बिहार में कृषि ग्रामीण विकास
के लिए किस प्रकार की बैंक स्थापित करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि कृषि यंत्र बैंक जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 2019 बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था कितना? तो क्या कह रहा है, बिहार मानव सूचकांक का मान पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। रीज़न ये है कि INDP के रिपोर्ट के अनुसार जो 2019 में आया था दोस्तों, उसके अनुसार से बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.536 था, जो कि इस ऑप्शन में कोई नहीं है। कितना था? तो 0.536 है, 0.536 जो है इसका ये मान था, जो ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाए तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। इसमें कह रहा है कि 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको याद रखना है 22,511 करोड़ जो है अनुमानित राजकोषीय घाटा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो कि 16 नंबर में, इसमें है कि बेयर नेसेसिटीज़ क्या है? बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग विचार कर लेते हैं। तो पहला है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, BNI सभी राज्यों के लिए वर्ष 2018 से ही बनाया गया था दोस्तों, ये जो है आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है BNI 26 संकेतों पर काम करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और पहला और ये तीसरा, ये दोनों जो है कथन सही है। चौथा, BNI 6 माह का आयाम है, ये गलत है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है, जिसमें दोनों ऑप्शन दिख रहा है, ए और 1 और 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21 से 36 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4.12% जो है इसमें बिहार को प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इनमें कह रहा है, इनमें से कौन जो है 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य की बात करें तो दोस्तों ये है सुदीप्तो मंडल। ये सुदीप्तो मंडल जो है ये इनके सदस्य नहीं है। इसके अलावा अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा, ये सभी 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। और 15वें वित्त आयोग का अगर अध्यक्ष पूछ ले आपको तो NK सिंह जो है इनके अध्यक्ष हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि है 19 नंबर का। हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया दोस्तों। ये बहुत चर्चा में रहा था, आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर 74% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। इसमें है आपको केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 6.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.8% हो जाएगा राजकोषीय घाटा जो 21-22 के लिए किया गया था। अगले प्रश्न में है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को ही जो है अच्छा सूचकांक माना जाता है आर्थिक विकास के लिए। अगले प्रश्न में है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय के लिए जो है अवधि के दौरान लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ये जो है 2020-21 से 24-25 तक। कहाँ तक? 20-21 से 24-25 तक जो है इसका अवधि को जो है दौरान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको जो है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। क्यों? तो नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत के वित्त सचिव के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है NDC प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाता है और इसके विकास मामलों का निर्णय और
विचार करने के शीर्ष निकाय है और इस परिषद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों प्रतिनिधि के नीति आयोग और पूर्व योजना के सदस्य शामिल हैं और एनडीसी को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था, किंतु अभी तक जो है इसे प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। इस प्रकार से देखा है कि इसमें एक या एक से अधिक जो है सही का पात्र बन रहा है। इस पर अच्छा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर में। इसमें देखिए जैसे कि सूची मिलाने के लिए कहा गया है, तो इसमें देखिए पहला जो है आपको सरकारिया आयोग है। सरकारिया आयोग जो है वो बन जाएगा आपको केंद्र राज्य संबंध से, जो कि 3 नंबर में दिया गया है। और सी रंगराजन समिति मिल जाएगा आपको गरीबी मापन के लिए। किससे चल जाएगा? गरीबी मापन के लिए सी रंगराजन समिति चल जाएगा। उसके बाद है पारेख समिति। पारेख समिति का जो है वो हो जाएगा संबंधित आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। और आपको चौथा है नर्सिंग समिति। नर्सिंग समिति चल जाएगा आपको बैंकिंग सुधार से, जो कि सामने सामने होगा। इस प्रकार से आप नीचे कूट मैचिंग कर सकते हैं। तो सरकारी आयोग चल जाएगा आपको केंद्र संबंध, सी रंगराजन समिति चल जाएगा गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, और नर्सिंग समिति हो जाएगा आपको बैंकिंग सुधार से। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करने के लिए इसमें कहा जा रहा है, जिसमें है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादन राज्यों को के रूप में उपयुक्त सही आरोही क्रम में चुनना है। तो आरोही क्रम की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये इसमें जो है जो क्रम आपको सही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्रम सही जो है इसका वो पहले आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है पंजाब, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों यहाँ पे पश्चिम पंजाब नहीं आ रहा है, उत्तर यहाँ पे आप पंजाब तो आ रहा है, पंजाब के बाद आ रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जहाँ पर आंध्र प्रदेश है, अब फिर जा करके यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है। तो ये क्रम एक सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ई निकल के आएगा। और सही क्रम की बात करें तो पहले पश्चिम बंगाल आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर आपको बिहार आएगा इसके क्रम में। अगले प्रश्न की बात कर लें, जिसमें आपको कह रहा है कौन सी घटना जो है इसमें सबसे पहले हुई थी। तो इसमें सही आंसर की जब बात करेंगे तो वो क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा, जो कि सब घटनाओं में से पहले हुई थी। वो इस प्रकार से, पहला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्रिप्स मिशन है और लॉर्ड वेवेल का है। तो इस प्रकार से क्रम आप एक बार सही से मेंशन कर लेंगे, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार पहले जो है क्रिप्स मिशन का आगमन फर्स्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 27 नंबर में, जो है इंडियन जो है दिया हुआ है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। तो ये आप सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। 1929 में है जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो इसमें जो है जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, ये सभी जो संबंधित हैं, और जो है राजेंद्र प्रसाद भी इससे संबंधित हैं, परंतु राम मनोहर लोहिया जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जो 30 नंबर में है, आपको इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वो एकदम करेक्ट आंसर है। इन्हीं को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था और बाद में ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जेल से भागने में सफल हो गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है इसमें 1922 का जो हुआ था, इसका जो है आयोजित गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्षता की बात करें तो चित्तरंजन दास जो थे, इनकी अध्यक्षता किए थे, जो गया में 1922 में जिसका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, इसमें आपको कह रहा है कि जो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है, आपको पता होगा खाद्य एवं कृषि विभाग जो था वो आपको अंतरिम सरकार के गठन के समय राजेंद्र प्रसाद के पास में था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आपको पता है सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें जो 34 नंबर में दिया गया है कि 1905 में
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही जो है इंडियन सर्वेंट सोसाइटी का जो है स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें आपको कह रहा है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? कौन कह रहा है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय जो है इनके लेखक थे। अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, आपको पता होगा, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जो है इसमें है जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो क्या कह रहा है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात कर रहा है, जो कब हुआ था? 1876 में। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे नेताजी का जो है सम्मान सूचक शब्द को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात करें, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सूर्य सेन के से संबंधित है चटगांव शस्त्रागार धावे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। किससे? सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है जो आपको मैथ से संबंधित प्रश्न है और 10 प्रश्न है, ये आप इसको अपने हिसाब से देख कर अरेंज कर लेंगे और इसको हम मैथ्स वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना जो है 51 क्वेश्चन नंबर से, जो कि है ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें गलत विकल्प को चुनना है। तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो ये जो है सही है। और यहाँ ये जो है गलत है, यहाँ पर दिया गया गलत विकल्प को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नग्न होता है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, ये भी सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका 51 का करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें जो 52 नंबर में है, यहाँ दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ भी गलत कथन का चयन करना है। देखिए कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये एकदम सही बात है। दूसरा सीढ़ी के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जो है ये जो है आपको ये भी आपको जो है सही है। तीसरा है और जो है एक्रिलिक को कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है इसमें से गलत कथन का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर सी जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में कहा जा रहा है कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको सही है। तो बात में गलत कथन तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, इसमें कह रहा है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होगा वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, ये जो है इसका कथन एकदम सही हो जाएगा। बाकी उनके एक जैसा क्रिस्टल संरचना ये गलत है, उनकी कठोरता समान है ये भी गलत है, उनकी विद्युत चालकता एक समान ये भी गलत है। लेकिन उसके सत्य की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54 में, इसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो सरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक की बात करें तो आपको पता होगा कि ये जो है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यूटेन जो इसका प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा प्रासरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है
बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? तो इसका सही आंसर जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के द्वारा ही बायोडिग्रेडेबल को अपशिष्ट को आमतौर पर बदला जाता है उपयोगी पदार्थ के रूप में। अगले प्रश्न की बात करें, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ क्या करता है? क्योंकि पेड़ क्या करता है? वो पता है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जो कि हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ही मुक्त करते हैं। रात में ऑक्सीजन तो हम लोग हमेशा लेते हैं और पेड़ भी रात में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। इस प्रकार से वहाँ सोना उपयुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है सी गलत आंसर हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से ही कीटभक्षी पौधे जो है कमी से उगते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है आरएच कारक। क्या होगा? आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए, तभी जो है ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि में स्थित होता है। तो क्या कह रहा है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जो है मस्तिष्क। मस्तिष्क में ही पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपको प्राध्वनि तरंगे। कौन सा आपको ध्यान रखना है? प्राध्वनि तरंगे होता है गर्भ भ्रूण विकास को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है, निमोनिया एक संक्रामक है। क्या कह रहा है? निमोनिया एक संक्रामक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 में है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? तो दर्पण जो है दोस्तों अवतल प्रकार का होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, में कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवतल, जो आप यहाँ देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें जो 66 नंबर की है। इसमें आपको है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार से हमें जो है आराम का अनुभूति प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 67 नंबर में, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का जो अपवर्तन है इसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो अनियंत्रित हाइड्रोजन बम जो है आपको अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। किस पे काम करता है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे काम करता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो उसमें होता यह है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। इस प्रकार से जो है खाना जल्दी पक जाता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड होते रहता है। तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 71 नंबर में। इसमें कह रहा है, बर्फ का टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है और जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या है होगा? तो उसका क्या प्रभाव दिखेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहता है ना, वो जल का स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि पानी जो बर्फ़ का गलेगा तो उसी में रहेगा, बाहर तो आएगा नहीं। तो ये जो है उसका जल स्तर नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपको मिलाना है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो इसमें देख लीजिए, पहले वोल्ट मीटर विभवांतर है, एकदम सही है। दूसरा एमीटर का विद्युत धारा, ये भी आपको सही है। पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। और डी में है गैल्वेनोमीटर का विद्युत प्रतिरोधक, ये आपको मैचिंग नहीं किया गया है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है ना विद्युत धारा और धारा की दिशा को बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, विद्युत धारा और धारा की दिशा को बताता है। इस प्रकार से ये गलत हो गया और यही अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, जो कि है 73 नंबर में। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। तो पहले देखिए, पंख सबसे पहले गिरेगा ज़मीन पर, नहीं। रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर, नहीं। लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर, नहीं। तीनों एक साथ ज़मीन पर गिरे। देखिए ये सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात है। ये कह रहा है कि सभी को जो है ना निर्वात में गिराया जा रहा है। जब निर्वात की बात आएगा तो कुछ भी गिराइएगा तो वो एक साथ ही नीचे ज़मीन पर गिरेगा। इस तरह से इसका तीनों जो है एक साथ ज़मीन पर पहुँचेगा और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 74 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है। तो देखिए, इस घटना का जो कारण है वो प्रकाश व्यक्तीकरण, क्या कहता है, प्रकाश व्यक्तीकरण के कारण ही वो फिल्म दिखाई देता है और यह जो है सुंदर रंग की दिखाई देते हुए अनुभूति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या की जब भी बात करें तो आप एकदम बिल्कुल याद करिए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या की जब भी बात करेगा तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है योगों का उसका योग हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लीजिए, इसमें है आपको एक तत्व एक ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। 77 रह जा रहा था, तो ये देख लेते हैं पहले, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो इसका चूना पत्थर जो है करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चूना पत्थर का जो है सूत्र जो होता है वो भी आप ध्यान रख लीजिए, CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 चूना पत्थर का जो होता है जो सूत्र होता है। अगले प्रश्न में देख लीजिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या से अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था साथ रह सकती है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो त्रिक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिक बिंदु कहलाता है। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है आपको एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 80 में, इसमें है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से कम वाले को अम्लीय बोलते हैं और 7 से अधिक वाले को क्षारीय बोलते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्षारीय विलयन होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी 7 से कम और 7 से अधिक बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, इधर हो जाएगा अम्लीय और इधर हो जाएगा आपको क्षारीय। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो याद रखिएगा, अगर हिंदी में ओ लिखें तो पहले ओ आएगा, फिर लास्ट में इधर से छ आएगा। तो 7 से कम आएगा तो अम्लीय, 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको 1 जनवरी जो है 2021 से शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, इसमें कह रहा है कि किस देश ने भारत के स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है। तो कौन सा, स्पुतनिक 5 जो है पता होगा, ये आपको रूस के द्वारा इसको बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उस समय ये बहुत ही चर्चा में था। अगला प्रश्न है कि 83 में जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया। तो जो बाइडेन तो पता ही होगा आपको,
यूएसए का प्रेसिडेंट चुना गया है और इसका क्रम कौन सा है, तो 46वें क्रम का जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है ये चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें कह रहा है 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि आने वाले थे, परंतु कोविड के कारण जो है वो उसका जो आना कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार 2021 गणतंत्र परेड दिवस पर कोई भी अतिथि नहीं आए थे। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति थे, अब ये बदल गए हैं दोस्तों, अब हो गए हैं रुचिरा कंबोज। तो अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखना है, अभी इनके जगह पे रुचिरा कंबोज का नियुक्ति हो गया है यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। तो इसको आपको ध्यान रखना, रुचिरा कंबोज। अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें दिया गया आपको 86 नंबर में है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो अगर इसको सही तौर पे समझे तो ये पूछना चाह रहा है कि किस जिले में जो है लिंगानुपात अधिक है, मतलब महिला की जनसंख्या पुरुष से अधिक है। तो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गोपालगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो ये जो है आपको 1913 में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, बिहार सरकार डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो ये कह रहा है बिहार सरकार को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड किस काम के लिए दिया गया था। तो आपको पता होगा, तो कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के में जो फंसे थे बिहार के निवासी अदर स्टेट में, उनको सहायता प्रदान करने के लिए ही डिजिटली रूप से सहायता प्रदान किया गया। इसी के लिए इन्हें बिहार को डिजिटल अवार्ड जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। तो अनुसूचित सीटें आरक्षित की अगर बात करिएगा बिहार में, तो टोटल जो है 38 आरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करिएगा टोटल विधानसभा की सीट बिहार में कितना है, तो 243 सीटें हैं। और बिहार में विधान परिषद वाला जो है ये द्विसदनीय है, तो विधान परिषद सीट की भी संख्या जान लीजिए 75 है। और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करेगा तो वो जो है लोकसभा सीट जो है 40 है। और राज्यसभा में संख्या कितना है, तो राज्यसभा का जो है दोस्तों 16 जो सीट है यहाँ अपने बिहार में है। बिहार विधानसभा में अगर अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट की बात करें, जो इस क्वेश्चन में दिया गया 38 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति का जो आरक्षित सीट है वो जो है दोस्तों मात्र 06 सीट है आरक्षित सीटें। तो ये सीटें आपको याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये दोस्तों 2006 में पंचायती राज अधिनियम आया था बिहार में, और इसी वर्ष जो है जो आपको 2006 में ही 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। आगे प्रश्न में है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो 2000 ईस्वी में। और आप डेट अगर आपको ऑप्शन देता तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब आगे प्रश्न को देख लीजिए, बिहार में वर्ष 22-21 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित होगा। तो नया मंत्रालय की बात करेगा दोस्तों, ये जो है ना कौशल और उद्यमिता विकास इस पर आधारित रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों आपको टोटल 7 विभाग शामिल है। ऑप्शन नंबर 7 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खगड़िया। खगड़िया से ही जो है इसका शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है।
तो ये जो निर्मित किया है तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा निर्मित किया गया है। और आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट जो है आपको कहाँ पे है, तो ये है आपको पुणे में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा है जो कि है अटल सुरंग के बारे में, जिसको रोहतांग के भी नाम जानता है। ये हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए इससे संबंधित कुछ तथ्य है जो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये लेह को मनाली से जोड़ता है, और जो है इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड भी दिया गया है अटल सुरंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है 2017 में जो है आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया था। और ये अगर पूछ ले किस समिति के सिफारिश पर, तो विवेक देवरा की समिति पर इसको सिफारिश पर इसको मिला दिया गया था। और इसको अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पर इसको पहले अलग किया गया, बाद में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे 2017 में जो है आम बजट में रेल बजट को मिला दिया गया। तो ये 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में जो कि है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट है, आप लोगों को पता होगा। इसको टाटा के द्वारा बनवाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, तो ये जो है संबंधित है आपको किससे संबंधित है, तो ये आपको एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी अगर नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, इसमें कह रहा है जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या है लद्दाख। लद्दाख का जो है कोई भी जो है अपना विधायिका नहीं है, क्योंकि ये अभी नव सृजित हुआ है, पहले राज्य था, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया है। अब देख लें नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ और जो है AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं। तो ये है दोस्तों आपको संदेश झिंगन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। अगर आपसे यहीं पूछ ले कि जनधन योजना कब लागू किया गया था, तो 24 अगस्त जो है 2014 से जो है लागू किया गया था। 24 अगस्त 2014 से लागू किया गया था जनधन योजना। और यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूछेगा तो 1 फरवरी 2019। और इससे एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना अगर पूछे तो जनधन योजना के बारे में ही आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जो है जीता गया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 2021 में स्वर्ण पदक एक ही है, भाला फेंक, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और इसके लिए आपको याद रखना है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, इसी के याद में इसको घोषणा किया गया है 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है 105 नंबर में, इसमें कहा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि टोटल कितना है 19 पदक जीता गया था टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक का अगर आपको शुभंकर पूछ ले तो उसका हो जाएगा जो है मिराई तोबा, उसका शुभंकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है 106 नंबर में, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको 1 अगस्त 2021 से पदभार संभाला था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों मेजर जनरल क्रिस डुनहू। क्या नाम था? मेजर जनरल क्रिस डुनहू। ये सबसे अंत में अफगानिस्तान से निकले थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो इसका बहुत फेमस नाम है डसॉल्ट एविएशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में जो झड़प हुआ था वो झड़प कब हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जून 2020 में ही झड़प हुआ था गलवान घाटी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेगासस क्या है? क्या पूछ रहा है? पेगासस जो है स्पाइवेयर जो है किस देश में विकसित किया गया है? तो पेगासस एक स्पाइवेयर है और ये किस देश में विकसित किया गया था? तो इजराइल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, जो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत कॉमन और चर्चित क्वेश्चन है। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, जो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धो और कानू जो है इसी के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में, गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, सबको पता होगा, जो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसके बाद 115 में है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई थी? लल्लन टॉप क्वेश्चन सबको पता है, गौतम बुद्ध को ही प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको, जो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ही पटना में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी जो है 1931 में इसका गठन किया था, गठन किन्होंने किया था? तो ये जो बिहार स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया दोस्तों, ये किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये भी सबको पता है, सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है दोस्तों? तो ये भी एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, सबको पता होगा, लोथल जो है गुजरात में है, सबको पता है। लोथल एक जो है डॉकयार्ड के या बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। अगर डॉकयार्ड या बंदरगाह के रूप में पूछे तो भी आप लोथल आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 120 नंबर में, जिसमें पूछ रहा है आपको चोल वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक की बात अगर किया जाएगा तो करिकाल। करिकाल जो है दोस्तों चोल वंश का संस्थापक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि ये संगम काल जो है ना 100 से 300 ईसा पूर्व में चोल वंशी नरेश दक्षिण में शक्तिशाली था, लेकिन इस काल में शुरुआती राजाओं का करिकाल लगभग 190 ईसा पूर्व ईस्वी में जो इसका वास्तव सर्वाधिक उल्लेखनीय है, इसे चोल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर 9वीं शताब्दी में अगर बोला जाए तो चोल सत्ता का विजयालय के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ विजयालय है और ये करिकाल है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर चोल वंश का संस्थापक की बात किया जाएगा तो करिकाल हो जाएगा, अगर 9वीं शताब्दी के बाद पूछ लिया जाए तो विजयालय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संघिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संघिति का अध्यक्ष सबको पता है आपको, महाकश्यप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो है कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक की बात कर रहा है, तो ये पुस्तक लिखा गया है आपको, ऑप्शन नंबर जो है डी भारवी के द्वारा लिखा गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया गया था।
अब अगले प्रश्न को देख लें हम, जिसमें कह रहा है आपको विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन, सबको पता होगा ये। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था 1339 ईस्वी में। ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था। तो सर थॉमस रॉ के बारे में पूछ रहा है, किस शासक के काल में ये भारत आया था। तो ये जहांगीर के काल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही थॉमस रॉ बात आएगा तो जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें, जो कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है आपको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया दोस्तों। तो ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपको मद्रास में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो टॉमस मुनरो के द्वारा जो है 1820 में जो है इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। एकदम कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ये वी.डी. सावरकर के द्वारा ही जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो क्या पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, प्रथम महिला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। अगर यहीं पे पूछ देता आपसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। जब महिला पूछे तो जरूर देखिएगा क्वेश्चन में प्रथम पूछ रहा है या सिर्फ महिला पूछ रहा है। अगर प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, और सिर्फ प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था। क्या कह रहा है, बहिष्कृत भारत जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बहिष्कृत भारत शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना, क्या कह रहा है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो ये जो है आपको ना कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है। कौन सा, कृष्णा गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। क्या कह रहा है, कौन सा एक जो कथन है एस्कर और ड्रिबलिन से संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर देखिए, पहला है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये सही है। दूसरा है एड्रिमिनल ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। तीसरा में आपको कह रहा है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, एड्रिमिनल ग्लेशियर की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1, 2 और 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इसके कूट में हम लोग मिला कर यहाँ देख लेते हैं कौन से कूट में आता है। तो 1, 2 और 4 इसका जो है बी नंबर कूट में मैच कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में अधिक होता है। तो भूमिगत कोयले की अगर बात करें सबसे अधिक कहाँ होता है, ये हो जाएगा आपको झारखंड जो है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण अधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको गया में। गया में जो है अभ्रक का भंडारण सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख लीजिए, सोन और गंगा नदी, क्या कह रहा है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थिर है। तो ये जो हो जाएगा आपको पटना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो ये जो निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लें नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, बिहार का पहला रामसर स्थल किसे जो है घोषित किया गया है। तो वो दोस्तों पता होगा आपको, कांवड़ झील को जो है बिहार का पहला रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, इसमें ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। गया में ही ब्रह्मयोनी हिल जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जो कि है 139 नंबर में, बिहार जो है
कृषि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले कौन से दिशा में आते हैं? तो ये जो है ना उत्तर पश्चिम में जो है बिहार के कृषि जिले सबसे अधिक आते हैं और ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 में है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो संबंधित है किससे आपको स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से या क्रस्ट द्वारा दिए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। वो इस प्रकार से क्योंकि जियोडेसी पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष की अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने का पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस से जो है संबंधित। वर्तमान में प्रचलित शब्द जीपीएस जो संबंधित है वो जियोडिस विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार से ये सारे जो है इसमें आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है सुंडा ट्रेंच। क्या पूछ रहा है? सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जो है ए जावा में जो है सुंडा ट्रेंच जो है आपको जो संबंधित है किससे? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप से समांतर स्थित है? तो जावा से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन ऊपर स्किप हो गया दोस्तों, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आपको महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए वैगनर के द्वारा जो है जो बहाव सिद्धांत को जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। जो एक प्रभावी कोरोलिसिस बल किस कारण से होता है? तो ये सबको पता होगा। ये जो है आपको पृथ्वी के घूर्णन से होता है। क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही प्रभावी कोरोलिसिस बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि नहीं लगती है? तो मृत सागर के साथ किसकी जो है भूमि सीमा नहीं लगती है? तो वो दोस्तों हो जाएगा लेबनान का जो है मृत सागर से जो है इसकी भूमि सीमा नहीं लगती है। तो किसी के साथ लगती है? तो जॉर्डन हो गया, फिलीपींस हो गया, इजराइल हो गया, इन सभी के साथ जो है वो मृत सागर की जो है भूमि सीमा लगती है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लें जिसमें बताया क्या जा रहा है जो है इल्मेनाइट। क्या कह रहा है? इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? इल्मेनाइट से संबंधित पूछ रहा है और ये जो है किसका खनिज है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा टाइटेनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुझे दिया गया ये टाइटेनियम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको जो 146 में दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। तो अपने क्या करना है? इसका तुलना करना है कि किस प्रकार से सही है। तो अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षाभर हैं। ये एकदम सही बात है। हिमालय नदियों में हिम के पिघलने से पानी हमेशा बरकरार रहता है और प्रायद्वीपीय नदियों जो निकलती हैं उनमें नदियों में जो है वर्षा भर से ही पानी रहता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है। दूसरा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होती है, ये भी एकदम सही बात है। तीसरा है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने राष्ट्रीय अधिक्षण का कारण बनती है, ये एकदम सही बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस कूट में जो है इसका आंसर सही मिलता है। 1 और 2 आपको ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की जिसमें दिया गया है आपको नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया जो कि है 147 नंबर में 147 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील के बारे में पूछा गया है। तो ये इसका जो है जो आपको पता होगा वुलर झील है और एक है लोकतक झील जो मणिपुर में है और वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों जो है ना मीठे पानी का झील है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 149 जिसमें है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो ग्रह के घनत्व की कमी की बात करें तो बस आपको याद रखना है शनि ग्रह जो इसका घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह की होती है तो वो भी आपको याद रखना है। अगर सबसे अधिक बोलेगा तो पृथ्वी का नाम आपको याद रखना है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। और अगर सबसे कम बोलेगा तो आपको याद रखना है शनि ग्रह का नाम याद रखना है जिसका घनत्व सबसे
कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो 150 में है आपको, इसमें है पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूमि में है और चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है इसके बारे में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लौह अयस्क खान से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो लास्ट टाइम बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया पेपर लीक होने की वजह से, उसी सेट को यहाँ पे हमने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।